How are you, beta? Good, sir. All right. कोई डाउट है? नहीं सर, अभी नहीं है। चलिए, तो क्वेश्चन पेपर सॉल्व करवाएं या फिर हम कोई चैप्टर आपको पढ़ा दें वॉल्यूम 1 में? सर जो हम कल केस स्टडी कर रहे थे वो सारी 6 थोड़ी ना हुई थी, आई थिंक। हाँ, केस स्टडी उसकी करवा देते हैं उसको हम। ठीक है, चलिए वो केस स्टडी करा देते हैं। इसका दूसरा पार्ट कराना है बस। राइट, सिंपल पेपर मैथमेटिक्स। तो फर्स्ट पार्ट कल हम किए थे, सेकंड पार्ट देख लेते हैं। When two birds of from आप cage, क्वेश्चन को भेज सको। हाँ इज दैट एनी वे कि आपके क्वेश्चन मुझे भेज पाओ? हाँ, आप हमारे व्हाट्सएप पे हाई लिखो एक बार, मैं तुरंत भेज दूँ। मेरे को उनको डेस्क पे भेजना पड़ेगा। सर मैं आपके नंबर पे कर देती हूँ। हाँ, कर दो तो फिर। ओके, देखिए रिसीव हुआ। यस सर, हो गया है। इस फाइल में सोल्यूशन भी नीचे है, ठीक है। ठीक है सर, कोई बात नहीं, ऊपर ऊपर ही देख लेंगे। नहीं नहीं नहीं, देख सकते हैं आप सोल्यूशन। Solution is not looking solution is not bad until up to you are learning. Okay? कॉपी करना गुनाह है और सॉल्यूशन को देख के समझना नहीं गलत होता, ठीक है। तो इसका सेकंड पार्ट हम केस स्टडी का देख रहे हैं अभी। When two birds flew from cage 1 to cage 2 and two birds flew back from cage to cage 1. All right. Owl is still seen in cage 1, that the probability that the parrot and owl flew from cage 1 to cage 2 मीन्स अब की बार कंडीशनल प्रोबेबिलिटी हमसे पूछ लिया है। क्या पूछा है? कंडीशनल प्रोबेबिलिटी बताओ हमको। ओके, सो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में हम लोगों को क्या क्या निकालना है? कल हमने निकाला था इवन क्या लिया था हमने? इवन लिया था
कि one pirate and one owl flying, okay, and then after that E2 हमने क्या लिया था, two pirate will fly, और E3 क्या लिया था हमने, E3 लिया था कि owl is in cage 1, owl is in cage 1, ओके। तो हमें कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या निकालनी है इस बार, वी हैव टू फाइंड what is the probability that one parrot it flew from cage 1 and to cage 2, means आउल स्टिल है, तो हमको क्या कंडीशन क्या गिवन है, E3 ओवर E1 निकालना है, E3 ओवर E1, ओके। सो हमने इसके लिए क्या बताया था, प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 इंटरसेक्शन E1 अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, ओके। सैंपल स्पेस कल हमने निकाल लिया था, 420 आया था, ऑर्डर ऑफ सैंपल स्पेस कितना आया था, 420, एंड इसका ऑर्डर ऑफ E1 इंटरसेक्शन E2 E3, E1 इंटरसेक्शन E3 इंटरसेक्शन E1, ये हमने निकाला था, ये कितना आया था, आई थिंक 35 आया था ये, ठीक है, ओके। तो एंड ऑर्डर ऑफ E3 निकालना है हमको, ठीक है, ऑर्डर ऑफ E3 भी हमारा 35 ही आएगा, ये टोटल प्रोबेबिलिटी का बनेगा यहां से, हाँ ठीक है। तो अपॉन प्रोबेबिलिटी, उल्टा है पूछ रहा है, इसमें जो हमको पूछ रहा है क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, देखने दो अच्छे से, what is the probability that one parrot and owl flew from cage 1 to 2, इसके पहले क्या गिवन दिए हैं, when two birds flew from cage 1 to cage 2 and two birds flew back from cage to cage 1, owl is still in 1, ये गिवन में आउल इज स्टिल इन 1 है, तो E3 गिवन है, हमने E3 को तो केज 1 में माना है, हाँ, तो हमको क्या गिवन है, E3 गिवन है, तो गिवन वाला नीचे रहेगा, ओके, E3 गिवन है और E1, ओके, तो ये हमारा आ जाएगा E3। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 कल हमने निकाली थी, कितनी आई थी, पहले केस में प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 ही निकाली गई थी, तो ये कितना आया था, 4/3 आया था, 3/4 आया था, प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 कितना आया था, 315 अपॉन 420 आया था ना, और जिसकी वैल्यू हमने क्या लिखी थी, 3/4, ओके। तो अब यहाँ पे प्रोबेबिलिटी E1 इंटरसेक्शन E3 कितना हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी E1 इंटरसेक्शन E3 ये कितना आ जाएगा, 35 इंटरसेक्शन का है और 420 पूरे का है, 420, तो 7 2 जा 14 से कैंसिल कर दें, नहीं केवल 5 से कैंसिल होगा, नहीं 7 से कैंसिल होगा 5 से, तो 35 से पूरा कैंसिल होगा, 7 से पहले कर लेते हैं,
7 5 जा 7 6 जा, और 5 से करेंगे तो 12 5 जा, मीन्स ये आ जाएगा 1/12। ओके, तो ये हमारा आ गया 1/12 ओवर 3/4। ओके, अब इसको सिंप्लीफाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा 1/12 इंटू 4/3, तो 4 1 जा 4 4 3 जा, तो यहां पर 1/9। ठीक है, क्वेश्चन में एक बार ध्यान से पढ़ लीजिए फिर से। व्हेन सर ये 1/12 नहीं समझ आया। हाँ बेटे, ये 1/12 कैसा है वो नहीं समझ आया। नेक्स्ट पेज पे हम करते हैं। देखो, ये हमने क्या लिया था, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन इंटरसेक्शन E3। तो इवन इंटरसेक्शन E3 का ऑर्डर कल हमने निकाला था E3, तो ये कितना आया था, ये 35 आया था, कल के लेक्चर में निकाला था हमने। करके दिखाऊं फिर से? हाँ सर एक बार दिखा दो, मैंने इसकी वर्किंग लिखी नहीं है। हाँ तो चलिए ठीक है, इसमें पहले हम इवन इंटरसेक्शन E3 निकालते हैं। तो ऑर्डर ऑफ इवन इंटरसेक्शन E3 के लिए 5 बर्ड जो हैं, 5 बर्ड C1 से गए हैं, ठीक है, 5 पैरेट C1 से गए हैं, 5 C1 इंटू आउल 1 ही गए, ये तो जाने का तरीका हो गया, ठीक है। ओके, इंटू, अब यही वापस भी तो आएंगे, लेकिन जब वापस आएंगे तो 6 1 7 C1, 7 C1 इंटू 1 C1। देखिए, ये केज C1 है जिसमें 5 पैरेट हैं और 1 आउल है। ओके, ये केज C2 है जिसमें 6 पैरेट केवल है, तो एक पैरेट इसमें से यहां पहुंच रहा है और एक आउल पहुंच रहा है, एक आउल पहुंच रहा है, ठीक है, 1 पैरेट एंड 1 आउल रीचिंग हियर, तो पैरेट टोटल 6 1 7 हो गए। अब वो पैरेट रिटर्न भी आ रहा है और आउल भी रिटर्न आ रहा है, आउल भी अपना आउल भी वापस आ रहा है यहाँ पे। समझ में आया? ये नहीं समझ में आया? आ गया सर। आ गया? तो हाँ 5 इंटू 1 इंटू 7 इंटू 1, ठीक है, तो 5 7 जा 35, ये ऐसे आया था 75। क्लियर हुआ अभी 75 कैसे आया? 35। ओके, हाँ अब हमको यस हमने टोटल निकाला था, जो पूरा सैंपल स्पेस निकाला था, तो फ्लाई करने का ना फ्लाई करने का मतलब कि 1 पैरेट 1, ये तो 1 पैरेट 1 का और 1 आउल का था। फिर नो पैरेट का हमने निकाला था, मतलब नो आउल मतलब 2 पैरेट का, तो 2 पैरेट चाहेंगे तो 2 पैरेट का क्या आएगा, E2, ऑर्डर ऑफ E2 ओवर E3। ओके, E2 इंटरसेक्शन E3 कितना आएगा, ठीक है, E2 मतलब E3 इंटरसेक्शन इसलिए हम ले रहे हैं कि उस सिचुएशन में आउल हमेशा केज 1 में आए, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका ऑर्डर जो आ जाएगा, पहले तो 5 C2 गया, ठीक, इंटू कुछ नहीं, वापस में कितना आएगा, वापस आते वक्त कितना आएगा, 6 to 8 हो जाएगा ना, 6 प्लस 6 पैरेट प्लस 2 पैरेट, 8 पैरेट, 8 पैरेट में से 2 पैरेट वापस आएंगे, गॉट इट। तो इसका कितना आएगा 5 इंटू 4/2, 5 इंटू 4/2, ये होता है NC2 की वैल्यू होती है n इंटू n-1/2, एक कम कर देता हूं मैं, और 8 इंटू 7/2, तो इनको रिड्यूस कर देंगे तो कितना आ रहा है 2, और इसको रिड्यूस किया तो 4, 5 2 जा 10 एंड प्लस इंटू 14, नहीं 7 4 जा 28, 280 वेज इसके हो गए थे, ठीक। और बर्ड का उसमें ना रहने का क्या कंडीशन है,
आउल का केज 1 में ना होना, वो भी तो आएगा टोटल सैंपल स्पेस में। देखिए ये दो सिचुएशन हो गए कि केज 1 में आउल हो ही हो, ठीक है, E1 इंटरसेक्शन E3 एंड E2 इंटरसेक्शन E3 केज 1 में हो ही हो, ठीक है। तो अब क्या है कि तीसरा केस जो हमने बनाया था वो सिचुएशन जिसमें E1 इंटरसेक्शन E3 कॉम्प्लीमेंट। ये E3 कॉम्प्लीमेंट क्यों ले रहे हैं बेटा, देखिए ध्यान से, क्योंकि E2 में तो ऑलरेडी उसमें बैठा है ना, E2 में तो वो आउल जो है वो फ्लाई किया नहीं था, इवेंट 2 में तो आउल हमने फ्लाई लिया नहीं, इवेंट 2 में दोनों पायलट गए हैं, ठीक है। तो इसलिए उसका इंटरसेक्शन, उसका कॉम्प्लीमेंट नहीं, और इसको हम ऑलरेडी केज 1 में E3 को लेके चल रहे हैं, तो E3 कॉम्प्लीमेंट इसका लेंगे तो क्या है, जाते वक्त तो आउल जा रहा है, ध्यान से देखो 5C1 1 पायलट गया, ठीक, और 1 आउल गया, लेकिन वापिस आते वक्त कितना आएगा, वापिस आते वक्त 7C2 आया, ठीक है, इंटू 7C2 वापस आया, मतलब दोनों पायलट आए, आउल तो वापस आया ही नहीं, ठीक है, इसीलिए डैश लिया गया है। इस डैश वाले सिचुएशन में हमारा आउल नहीं है उसमें, तो 5 इंटू 14 7 इंटू 6/2, 7 इंटू 6/2, तो ये 3 आया, 15 15 से बन जा 105, ये 100। तो टोटल सैंपल स्पेस क्या हो गया, सैंपल स्पेस का ऑर्डर जो हमारा आ गया वो कितना आ गया, देखिए पहले तो एक पैरेट एक आउल के जाने पर, एक पैरेट और एक आउल के जाने पर, ठीक है, ये आया, दोनों पैरेट चले जाए आउल जाए ही ना, तब भी तो केज 1 में ही रहेगा, तो ये 280 आया, ठीक है। और तीसरा सिचुएशन क्या है, तीसरा सिचुएशन ये है कि जब हमारा आउल जाए लेकिन वो रिटर्न ना आए, मतलब केज 1 में रह ही ना जाए, तो टोटल सैंपल स्पेस कितने हो गए, 35 प्लस 280 प्लस 105, ये कितना आ गया, 420 आ गया था, ठीक। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटरसेक्शन E2 निकाल लो, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटरसेक्शन E3 निकाल लो, ये कितना आएगा, ऑर्डर ऑफ E1 इंटरसेक्शन E3 ओवर ऑर्डर ऑफ सैंपल स्पेस, तो ये कितना हो जाएगा 35/420। अब इसको रिड्यूस किया हमने, कितने से रिड्यूस किया बेटे, 5 से पहले रिड्यूस किया, पहले 7 से रिड्यूस कर दिया, तो 7 5 जा और 7 6 जा 60, और 5 से दोबारा रिड्यूस किया तो 5 1 जा एंड 5 12 जा, सो 1/12 आ गया, क्लियर हुआ, 1/12 कैसे आया था, यस हेलो, क्लियर हो पाया, आई होप दैट क्लियर हुआ होगा। अब इसके बाद क्या करना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 हम कल ही निकाल चुके थे, E3 फिर भी हम निकाल बता दे रहे हैं, ये क्या था, टोटल मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ इसका तो E3 का प्रोबेबिलिटी कैसे निकला था, केज 1 में आउल हो, मतलब E1 इंटरसेक्शन E3 अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ये कितना आया था, सैंपल स्पेस अपॉन सैंपल स्पेस, अच्छा ऑर्डर लेना है, प्रोबेबिलिटी दे दो मैं यहाँ ऑर्डर लेना है, नंबर ऑफ वेज अपॉन सैंपल स्पेस, प्लस ऑर्डर ऑफ E1 इंटरसेक्शन E2 इंटरसेक्शन E3, दोनों सिचुएशन में केज 1 में है ये, ठीक है। तो ये आ गया हमारा ऑर्डर ऑफ सैंपल स्पेस, तो इसको हमने सॉल्व किया था, तो ये कितना आ गया था, ये 1/12, इसका तो अभी सॉल्व किया हमने, 35/420 और प्लस ये 280
अपॉन 420। इसको सेपरेट सेपरेट सॉल्व कर लो और 14 एक साथ सॉल्व कर दो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये 1/12 आया था, अभी हमने सॉल्व किया थोड़ी देर पहले। इसका 0 कैंसिल हो गया, 14 2 जा 14 3 जा प्लस 2/3, और इसको सॉल्व करेंगे 12 एलसीएम आ जाएगा, तो 12 1 जा एंड 3 4 जा 4 2 जा 8, तो ये आ गया 9/12। 3 से रिड्यूस कर देंगे 3/4। कल वाली ही वैल्यू आ गई। कल हमने क्या किया था, कल हमने किया था 35 प्लस 280 अपॉन, पहले ऐड कर लिया था उसके बाद फिर फ्रैक्शन रिड्यूस किया था, ठीक है। 420, तो ये आ गया था 3/2। समझ में आया? अब आज क्या निकालना, आज हमको कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकालनी है, E1 ओवर E3 निकालनी है, ठीक है। तो E1 का 1/12 आ गया है, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटरसेक्शन E3 अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ E3। तो ये हमने, ये सेकंड पार्ट है, इसको निकालना है। तो ऊपर न्यूमरेटर कितना आ गया 1/12 एंड डिनोमिनेटर कितना आ गया बेटा, ये आ गया अपना 3/4। तो इसको सिंप्लीफाई कर देंगे, 1/12 इंटू 4/3, 1 जा 3 जा, so 1/3 into 1/3, so result is 1/9. Got it? यस सर। तो एक केस स्टडी और इसमें बची है इस पेपर में, सेकंड वाली। कल हम थर्ड वाली पे पहुंच गए थे, फर्स्ट कराने के बाद सीधा थर्ड में पहुंच गए थे, सेकंड को ध्यान नहीं दिया था। सेकंड केस स्टडी क्वेश्चन नंबर 37 देखिए। 38 हो गया केस स्टडी 3, 31 हो गया है केस, 36 हो गया है केस स्टडी 36, केस स्टडी 1, केस स्टडी 2 बचा है इसका, ठीक है। ये आपके पेपर जैसा ही है, फंक्शन का केस स्टडी है, जो आपके एग्जाम में आया था उसी तरह का है, ठीक। इसमें क्या दिया है, एन ऑर्गेनाइजेशन कंडक्टेड बाइक रेस अंडर 2 डिफरेंट कैटेगरीज, बॉयज एंड गर्ल, ओके। इन ऑल देयर वर 250 पार्टिसिपेंट। कितने पार्टिसिपेंट है बेटे, 250 पार्टिसिपेंट है। Among all of them, finally 3 from the category 1 and 2 from category 2, मीन्स कैटेगरी कौन कौन सी है, बॉय की है और गर्ल्स की है। बॉय से 3 चूज किए गए हैं, B1 B2 B3, 3 लोगों को चूज किया गया है बॉय में, और गर्ल्स में कितने लोगों को चूज किया गया है, 2 लोगों को, G1 G2, ठीक है। टोटल पार्टिसिपेंट 250 थे, ठीक है। अभी उससे कुछ लेना देना नहीं, आगे हम बात करेंगे क्या है, ठीक है। Among all of them, finally 3 from the category 1 and 2 from the category 2 were selected for the final race. Okay. Ravi forms 2 set B and G. Okay, all right, जो हमने बना दिया है, ठीक है। Which with these participant for the college project. Okay. B1, let B equals to boy, B1 B2 B3, G equals to girl, G1 G2. Okay. B represent the boy group, selected boy, and G represent the girl who were selected for the final race. Ravi decided to explore the set from various type of relation and function. Okay. So on the basis of above information, answer the following question. तो बाकी की पूरी कहानी अपनी जगह है, जो इसका कंक्लूजन है फिल्टर पार्ट,
वो ये दो सेट हैं बस, बी और जी। ऑल राइट, क्लियर है इतना? पूरी कहानी से हमको मतलब नहीं है, हमको केवल पूरी कहानी तो हमने समझ लिया कि एक रेस हो रहा है जिसमें 250 पर लोग पार्टिसिपेट किए, जिनमें से दो कैटेगरी थी, बॉय की कैटेगरी और गर्ल्स की कैटेगरी, जिसमें से हमको बॉय कैटेगरी से हम 3 लोग को चूज किए फाइनल रेस के लिए, और गर्ल्स कैटेगरी से 2 लोग को चूज किए फाइनल रेस के लिए। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन इज आस्किंग Ravi wishes to form all the relation possible from B to G। क्या डिफाइन करना चाह रहा है रवि? एक रिलेशन डिफाइन कर रहा है जो कहां से हो, B to G में हो। ओके, एंड यू नो रिलेशन विल बी सबसेट ऑफ B क्रॉस G। ओके, हाउ मेनी रिलेशन पॉसिबल, कैन यू टेल? नहीं सर। Can you tell something? How many relation possible? यस सर, 1 मिनट बता रही हूँ। Idea or I should tell? आप कुछ नहीं बता सर, सकते हो? आप हाँ, एक हाँ मिनट। बताइए। हाँ, वर्किंग करना है, कर लीजिए, करिए आराम कर। सर नंबर ऑफ रिलेशंस का तो फॉर्मूला 2 टू द पावर n स्क्वायर होता है, तो वो लगेगा। बट यहाँ पे n की वैल्यू आई एम नॉट श्योर b वाली होगी या g वाली होगी, या b क्रॉस g वाली होगी। सर नंबर ऑफ रिलेशंस का फॉर्मूला 2 टू द पावर n स्क्वायर होता है, पर यहाँ पे आई एम नॉट श्योर वेदर वो एन स्क्वायर तब हम, वेट अ मिनट, कल हमने एन स्क्वायर तब बताया था जब आर जो है ए टू ए में हो। उस सिचुएशन में आर इज द सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए। ओके, आर इज द सबसेट ऑफ क्रॉस ए। टोटल नंबर ऑफ सबसेट ऑफ एनी सेट इज 2 की पावर n। ओके, सो ऑर्डर ऑफ n क्रॉस a become n into n into n, so स्क्वायर, ठीक है। n square, so it will be n square when a to a, when it will be order of b क्रॉस g। ये जो हो जाएगा आपका बेटा, ये हो जाएगा ऑर्डर ऑफ b इंटू ऑर्डर ऑफ g, ऑर्डर ऑफ g। तो टोटल नंबर ऑफ रिलेशन जो होंगे, नंबर ऑफ रिलेशन इक्वल्स टू 2 पावर ऑर्डर ऑफ b इंटू ऑर्डर ऑफ g। ओके, ऑर्डर बी में कितने मेंबर है बेटे? ऑर्डर क्या है? 3। और जी में कितने मेंबर है बेटे? 2। हाँ 2, तो 2 3 क्या 6। तो कितने रिलेशन पॉसिबल है? 2 टू द पावर 6 64। 64। आपका भी क्वेश्चन एग्जाम का सिमिलर था, उसमें भी कुछ ऐसा ही था, 64 ही आया था। क्वेश्चन क्या है वो तो नहीं याद रहा, लेकिन आंसर हमको याद है कि उसमें भी 64 ही आया था।
ठीक है, क्लियर है? कोई डाउट है तो बोलो। नहीं है। क्लियर है? तो सेकंड पार्ट इसका क्या है इस क्वेश्चन का? among these relation how many are the function from B to G? Oh my god, B to G, B to G कितने फंक्शन बनेंगे? B to G कितने फंक्शन बनेंगे? B में कितने मेंबर हैं? 3 मेंबर हैं, B1 B2 B3। और G में कितने मेंबर हैं? 2 मेंबर, G1 G2। ठीक है, एक भी फंक्शन नहीं बन पाएगा बेटा। मालूम है क्यों? क्योंकि ये रिपीट होने लगेगा, ऑर्डर पेयर रिपीट हो जाएगा। देखो, फंक्शन बनने के लिए 2 सिचुएशन होनी चाहिए, एक तो रिपीट ना हो, ठीक है? नहीं नहीं नहीं, एक सेकंड, एक क्यों सेकंड। है ना? हाँ, बनेंगे बनेंगे, ये बनेंगे। कितने फंक्शन बनेंगे इसमें? ऑर्डर पेयर रिपीट नहीं होंगे, तो 3 इंटू 3। देखिए, 3 मेंबर ऑफ ए 3। देखिए, B1 जो है, G1 3 तरीके से कनेक्ट होगा और G2 भी 3 तरीके से कनेक्ट होगा, ठीक है? तो 3 इंटू 3, तो कितने फंक्शन बनेंगे? 9 फंक्शन बनेंगे टोटल। फिर से एक बार देखिए, यहां पर जब हम B1 B2 B3 ले सकते हैं, B2 B3 लेंगे और G1 G2 लेंगे, ठीक है? तो G1 को कनेक्ट करने के कितने वे हैं हमारे पास? वी हैव 3 वेज टू कनेक्ट G1, ओके? एंड सिमिलरली वी हैव 3 वेज टू कनेक्ट G2, B1 B2 B3, G1 G2। तो इसमें कितने फंक्शन तैयार होंगे? 3 इसके एंड 3 इसके, टोटल कितने फंक्शन बनेंगे? 9। समझ में आया बेटे? हेलो, कोई इश्यू है? नहीं सर, नहीं है। हेलो, टोटल नंबर ऑफ रिलेशन 2 पावर 6, ठीक है? हाउ मेनी फंक्शन? सर कैन यू हियर मी? हाँ, या नहीं, मेरे को कोई बोलिए डाउट बेटे। नहीं है, आप पूछ। मैं बस यही बोल रही थी, ओके, नहीं है, समझ आ गया। हाँ ठीक है, ठीक है। तो दूसरे पार्ट में क्या पूछा था हमसे? फंक्शन 2 रेज टू द पावर 6 यानी 64 है। ओ सॉरी, रिलेशन 2 रेज पावर 6 यानी 64 है। फंक्शन 3 स्क्वायर है यानी 9। 2 क्यूब दिया है फंक्शन, वाई 2 क्यूब? एक सेकंड, सेकंड पार्ट में among these relation how many are function from B to G? Okay, 37 का सेकंड, among these relation how many are the function from B to G? Second, number of function order of G raised to the power order of B.
order of g raised to the power order of b, number of element in codomain raised to the power number of element in डोमेन। उल्टा बना रहे हैं क्या हम? ये ऐसे बनेगा। कैसे बनेगा? ये किससे कनेक्ट हो सकता है? ये दो तरीके से कनेक्ट हो सकता है। ये भी दो तरीके से कनेक्ट हो सकता है और ये भी दो तरीके से कनेक्ट हो सकता है। तो 2 into 2 into 2, B1 2 तरीके से, B2 2 तरीके से, B3 2 तरीके से। सो 2 raised to the power 3, 8। ओके, यहाँ आप लिख लीजिए फार्मूला, इसमें थोड़ा सा डाउट था। नंबर ऑफ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी, ये ए टू बी कितने फंक्शन बनेंगे ये ध्यान दीजिए। नंबर ऑफ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी, फ्रॉम ए टू बी, यहाँ टीओ लिख देता हूं क्योंकि एरो का मतलब वही पूरा होता है। ऑर्डर ऑफ बी पावर ऑर्डर ऑफ ए, ऑर्डर ऑफ ए। तो हमारे पास फंक्शन पूछा है बी से जी में कितना होगा। ऑर्डर ऑफ बी कितना हमारे पास 3 है और ऑर्डर ऑफ जी कितना हमारे पास 2 है। ठीक, तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा 2 पावर 3 यानी कि 8 फंक्शन होंगे बेटा, 9 नहीं होंगे। ये गलत हो गया था बाय मिस्टेक। ठीक है, ओके। सेकंड क्लियर हुआ बेटे? सर 8 तो 9 क्यों नहीं हुए? बेटे देखिए, ये फंक्शन जो बना रहा है एक्चुअली ये नहीं एसोसिएट होता। ये फर्स्ट सेट का मैपिंग होता है सेकंड सेट में, ये एसोसिएट होंगे। बी वाले मेंबर एसोसिएट होंगे जी वाले मेंबर से। ओके, तो ईच मेंबर आर एसोसिएटिंग इन 2 वेज। हमने उल्टा कर दिया था बाय मिस्टेक, B1 B2 B3 और यहाँ पे G1 G2 G कर दिया था। हमने इसको एसोसिएट करा दिया था। ओके, देखिए 3 फंक्शन इसके यहां हो गए। हम 8 बना के दिखा देते हैं। 1 2 3 फंक्शन, मतलब इसके 3 फंक्शन यहां बन जाएंगे रैंडम चेंज करने पर। ठीक है, और 3 फंक्शन यहां से बन जाएंगे। G1 छूट जाएगा G2 में, G1 छूट जाएगा, ये G2 में आके 3 फंक्शन बना लेंगे। ठीक है, 3 यहां 3 यहां, 6 हो गए ऐड करके। और नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट इसमें 2 और बनेंगे, वो G1 G2 को क्रॉस करके बनेंगे। ठीक है, ओके। तो ये B1 B2 B3 G1 G2 ये ऐसे बनेंगे, ये ऐसे, और इसी में 2 और बनेंगे, तो टोटल 8 फंक्शन बनेंगे। ठीक है बेटे, यस सर। सो बेसिकली एक्चुअली यहाँ पे मैं, G to the power है हम। हाँ बेटे, तो हम यहाँ पे G to the power भी गए हैं।
हाँ, जी टू दी पावर बी करना है अपने को। ठीक है। ओके, 2 पावर 3। ओके, ईच मेंबर बीइंग एसोसिएटेड 2 ways, B1, B2, B3। B1 को एसोसिएट करने के 2 तरीके, B2 को एसोसिएट करने के 2 तरीके, B3 को भी एसोसिएट करने के 2 तरीके। सो टोटल वे ऑफ एसोसिएटिंग 2 raised to the power 3। गॉट इट? यस सर। और यह इस वाले पार्ट में हमने यहाँ पर फार्मूला लिख दिया है प्रॉपरली। ये ठीक है, आप नोट कर लीजिए, फ्रॉम ए टू बी। गॉट इट? यस सर। इसका थर्ड क्वेश्चन जो है 2 मार्क्स का है। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ 1-1 फंक्शन एंड onto फंक्शन फ्रॉम बी टू जी। ओके, 1-1 एंड onto दोनों एक साथ पूछा है क्या? फाइंड द टोटल नंबर ऑफ 1-1 एंड onto फंक्शन फ्रॉम बी टू जी। तो ये तो 0 आ जाएगा, नॉट पॉसिबल होगा, क्योंकि 1-1 onto तभी पॉसिबल है जब ऑर्डर ऑफ ए इक्वल टू ऑर्डर ऑफ बी हो। जब दोनों में मेंबर इक्वल हो तब उस सिचुएशन में हाँ 0 दिया है बेटा। नंबर ऑफ 1-1 onto फंक्शन कब बनता है? जब ऑर्डर ऑफ ए इक्वल टू बी हो। 1-1 onto 1-1 onto ये तब बनता है, दोनों एक साथ, अलग अलग नहीं बेटे, दोनों एक साथ तब बनता है जब ऑर्डर ऑफ ए इक्वल टू ऑर्डर ऑफ बी हो और ये फैक्टोरियल एन के बराबर होगा। किसके बराबर होगा बेटे? फैक्टोरियल एन के इक्वल होगा। ठीक है, और यहां पे जो हमारा नंबर, तो यहां पे ऑर्डर ऑफ ए डज नॉट, ऑर्डर ऑफ बी डज नॉट इक्वल टू ऑर्डर ऑफ जी। आप देख पा रहे हैं, ऑर्डर ऑफ पी 2 है, 3 है, और ऑर्डर ऑफ बी जी 2 है। तो यहां पे 1-1 onto फंक्शन कितने हो जाएंगे? 1-1 onto फंक्शन, नंबर ऑफ 1-1 onto फंक्शन, नंबर ऑफ 1-1 onto फंक्शन एक भी नहीं बनेंगे, 0 हो जाएंगे। ठीक है, ओके, ये बात समझ में आई? यस सर। Number of element in codomain G is less than number of element in domain B. Okay. So 1-1 फंक्शन की बात करें हम, टॉकिंग अबाउट 1-1 फंक्शन। For 1-1, only 1-1 we are talking, 1-1. For 1-1, order of B should be greater than or equal to order of A. Okay. फंक्शन हमारा कहां से होना चाहिए? ए टू बी। ए टू बी, ए डोमेन है, बी को डोमेन है। ठीक, तो बिकॉज ऑफ, तो इस सिचुएशन में जो नंबर ऑफ 1-1 onto फंक्शन आता है वो आता है ऑर्डर ऑफ बी परमुटेशन ऑर्डर ऑफ ए।
ओके, ये आता है नंबर ऑफ वन फंक्शन इक्वल टू नंबर ऑफ वन फंक्शन, वन फंक्शन। ओके, ये भी आप नोट कर लीजिए। तो यहाँ पे वन फंक्शन भी जीरो हो जाएंगे। ठीक है, क्यों जीरो हो रहे हैं वन फंक्शन? बिकॉज, ध्यान से देखिए, क्यों जीरो हो रहे हैं? बिकॉज ऑर्डर ऑफ सेकेंड सेट, डोमेन सेट बी इज ग्रेटर देन ऑर्डर ऑफ जी। मीन्स यहां पे एक्चुअली होना चाहिए था ऑर्डर ऑफ जी ग्रेटर देन ऑर्डर ऑफ बी। फंक्शन हमारा ये बन रहा है ना, एफ डी टू जी बन रहा है हमारा। तो हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो होना चाहिए, हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये होना चाहिए। ठीक, बट ये है नहीं। हमारे पास है क्या? ऑर्डर ऑफ जी लेस देन ऑर्डर ऑफ बी है। तो जिसके कारण से यहाँ पे नंबर ऑफ वन फंक्शन, नंबर ऑफ वन फंक्शन इज इक्वल टू जीरो। वन फंक्शन इज इक्वल टू जीरो। ओके, और इसी में नंबर ऑफ ऑनटू फंक्शन की बात करें हम, ठीक है, सेपरेट सेपरेट यहां पे बता रहा है कि नंबर ऑफ ऑनटू फंक्शन कितने होंगे। तो नंबर ऑफ ऑनटू फंक्शन इक्वल्स टू नंबर ऑफ ऑनटू फंक्शन, ऑनटू फंक्शन। टोटल ऑनटू फंक्शन का फॉर्मूला थोड़ा सा लेंदी है, ठीक है। उसके लिए यहाँ पे 2⁻³ माइनस इन्होंने 2 किया है, ठीक है, जो कि हमारा किसके इक्वल आ जाएगा? 6 आएगा। इसको हम लिखा देंगे ऑनटू फंक्शन का फॉर्मूला, कल देख के आएंगे। थोड़ा लंबा सा फॉर्मूला है ऑनटू का, उसको हम देख के लिखा देंगे, ठीक है, कोई दिक्कत? वो हमको रिमेम्बर नहीं आ रहा अभी। हाँ सर, कोई बात नहीं। ठीक है, वो लेंथी फार्मूला है, लंबा सा है, तो इसलिए हमको वो रिमेम्बर नहीं आ रहा ऑनटू के लिए। और इसका थर्ड का जो बी है उसमें क्या है? तो तीन, मतलब इसने तो क्वेश्चन के हिसाब से इसने वन ऑनटू पूछा था, अलग अलग थोड़ी पूछा हमसे। वन एंड ऑनटू तो नहीं बताया, क्या ग्रामर की चीज है उसमें, हमको थोड़ा सा वन एंड ऑनटू कहा है, ठीक है। तो या तो दोनों बताएगा, वन ऑनटू एंड न लगाया होता तो एक बताता। 2 मार्क्स में हमें लगा दोनों को पूछा होगा, ठीक है। तो चलिए थर्ड का आर वाला देखते हैं, बी पार्ट। इसमें क्या पूछा है? इसमें पूछा है इफ ट्रैक ऑफ द फाइनल रेस फॉर द बाइकर B1 फॉलो। देखिए, ट्रैक का इक्वेशन बनाया है B1 के लिए। B1 के लिए फंक्शन बना के क्या दिया है? ट्रैक फंक्शन x² इक्वल टू 4y या y इक्वल टू 4x²। ओके, x कहां से लाई कर रहा है? जहां पे x बिलोंग्स हियर 0 to 20√2, क्लोज इंटरवल है 0 to 20√2, ये गिवन डाटा है, ठीक है। क्वेश्चन मींस ये क्वेश्चन में ऐसे एक्चुअली गिवन है x इज लेस देन 0 लेस देन 20√2, ठीक है। हमने उसको इंटरवल के फॉर्म में लिख लिया है। एंड y बिलोंग्स 0 to 2200, okay, that is y belongs 0 to 200, okay। आगे कह रहा है स्टेट वेदर द ट्रैक इज वन ऑनटू और नॉट, जस्टिफाई योर आंसर। तो आप इसको बताना है
कि ट्रैक 1 1 एंड 2 है या नहीं है, जस्टिफाई करना है अपने आंसर को। ठीक है बेटा, तो y इक्वल टू कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर अपान 4 आ जाएगा। ठीक है, तो एफ एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर अपान 4, एफ एक्स 1 इक्वल टू एफ एक्स 2 लेके चलना है। ठीक है, तो एक्स 1 स्क्वायर अपान 4 इक्वल टू एक्स 2 स्क्वायर अपान 4, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, एक्स 1 स्क्वायर इक्वल टू एक्स 2 स्क्वायर, ये हो जाएगा एक्स 1 स्क्वायर माइनस एक्स 2 स्क्वायर इक्वल टू 0, एक्स 1 प्लस एक्स 2 इंटू एक्स 1 माइनस एक्स 2 इक्वल टू 0। तो x1 प्लस x2 डज नॉट इक्वल 0। क्यों? क्योंकि ये पॉजिटिव नंबर का सेट है ना, बिकॉज फॉर ऑल x बिलोंग्स 0 to 20√2 पॉजिटिव नंबर है ना, निगेटिव नंबर होता तो हो सकता था। ठीक है, पूरा का पूरा पॉजिटिव है, मतलब कि अगर इसको ग्राफिकली हम देखें तो ये ग्राफिकली इतना है, ये यहां 0 से चला है और इसको हम 20√2 दे रहे हैं, 20√2 दे रहे हैं। और यहां से अगर ग्राफिकली बात करें तो ये हमारा 0 से लेकर के 200 तक है। ओके, तो ये यहां तक हमारा पार्ट है ग्राफ का, तो इसमें तो ये कहीं रिपीट तो कर नहीं रहा है। ठीक है, कि दो वैल्यू के लिए, ईच वैल्यू के लिए 1 1 आएगा और 1 1 एंड 2 दोनों होगा। ठीक है, तो एक्स हमने क्या कह दिया, x1 प्लस x2 डज नॉट इक्वल टू 0 एंड x1 माइनस x2 इक्वल टू 0 हो सकता है, मतलब x1 इक्वल टू x2 हो जाएगा। तो हम लेके क्या चले थे, fx1 इक्वल टू fx2, सो क्या किए, ये कर दिए। ठीक है, तो अब दूसरा क्या करना है, दूसरा हमें y इक्वल टू fx दिखाना है। ठीक है, तो यहां से x की वैल्यू निकालेंगे, ये 4y इक्वल टू एक्स स्क्वायर रही है, x की वैल्यू क्या आएगी, 2√y आ जाएगी। क्या आ जाएगी, 2√y आ जाएगी। तो बेटे जब y को 0 डालोगे, y को 0 डालोगे तो x भी 0 आ जाएगा। निगेटिव क्यों नहीं लिया मैंने, क्योंकि पॉजिटिव डायरेक्शन में x है, पॉजिटिव डायरेक्शन में x है और पॉजिटिव डायरेक्शन में ही y भी है। ठीक है, इसलिए निगेटिव नहीं लिया गया। ऑलराइट, प्लस x इक्वल टू प्लस माइनस नहीं लेना है। क्यों नहीं लेना है माइनस वाला साइन, क्योंकि y ऑलरेडी पॉजिटिव डायरेक्शन में है और x भी पॉजिटिव वैल्यू दे रहा है। ये इंटरवल में देखो 0 to 20√2 पॉजिटिव इंटरवल है। ठीक है, तो x y को 0 डालने पे x 0 आ जा रहा है और y को 200 डाल दो तो क्या x 20√2 आ जाएगा। 200 डाल दिया हमने y को, तो x की वैल्यू 2 इंटू 10√2 तो आ रहा है, मतलब कि ईच y के लिए x है, देयरफॉर फंक्शन इज ऑनटू। तो इसको ऐसे लिखेंगे, फॉर ऑल देयर एग्जिस्ट फॉर ऑल y, ऐसे नहीं, यहां पे लिखेंगे, ये बाद में लिखेंगे, फॉर ऑल y belongs in 0 to 200 there exists x belongs in 0 to 20√2 therefore function is onto। ठीक है, तो अगर हमसे जस्टिफाई करने को ना बोला होता तो हम इसको डायरेक्ट बोल सकते थे 1 1 onto, लेकिन जस्टिफाई करने को बोला है, इसलिए ये x1 इक्वल टू x2 दिखाना पड़ेगा और ये कमेंट दिखाना पड़ेगा। और इस कमेंट के साथ यहां पर अगर इसको ना लिखने की इच्छा हो तो यहां पे लिख सकते हो देयरफॉर कोडोमेन इक्वल टू
कोडोमेन इक्वल्स टू रेंज। ठीक है, कोडोमेन जो हमारा रेंज हो जाए तब वो फंक्शन हमारा ऑन2 होता है। तो चाहे ये लेफ्ट यहां का बॉक्स वाला लिख दो, तो चाहो तो यहां का लिख दो। ठीक है, कोई दिक्कत है ऑन2 समझने में तो बताइए, या 1-1 समझने में? सर आपकी फिर से स्क्रीन जो कल हुआ था ना कि ब्लैंक हो गई है फिर से। अच्छा अच्छा, एक सेकंड। पर ये वाला समझ आ गया है, मतलब मैंने सुना, मेरे को वो समझ आ गया है। अब अगले पार्ट से आप वापस कर लेना ताकि फिर आपको वापस ना लिखना पड़े। हाँ बेटे, तो ये हम इसको सेव कर देते हैं पहले। सेव कहाँ से होता है? हिस्ट्री, चलो कोई नहीं, देखेंगे फिर। अभी ये स्क्रीन पूरा दिख रहा है नया स्लाइड पे? नहीं सर, अभी भी नहीं दिख रहा। नहीं, चलो सेव एंड एग्जिस्ट हो लिए और कंटिन्यू, रिज्यूम प्रीवियस व्हाइट बोर्ड। हाँ, अब बोलो। यस सर, अब दिख रहा है। हाँ, तो ये क्लियर हुआ है क्वेश्चन? अच्छा चलिए, अब आप ये पहला सॉल्व करिए एमसीक्यू का। क्या सर? पेपर आपको सेंड किए हैं, इसका पहला क्वेश्चन सॉल्व करिए एमसीक्यू का। ठीक है सर। सर ये तो एक प्रॉपर्टी होती थी ना एडजॉइंट डे के लिए कि हाँ 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 हाँ, ए इंटू डिटर्मिन। प्रॉपर्टी एडजॉइंट ए इक्वल्स टू डेट ए इंटू आई, ये होता है। यस। हमने प्रॉपर्टी लिख दी है। हमारे पास ए इंटू डेट एडजॉइंट ए कितना गिवन है? 2025 2025 सर तो इससे जो डिटर्मिनेंट, नहीं एक मिनट। हमको फाइंड क्या करना है? डेट ए प्लस एडजॉइंट ए फाइंड करना है। तो बेटा सबसे पहले तो इसमें कॉमन निकाल लो, 2025। ये क्या आ गया? 10000100001। ठीक है, तो आइडेंटिटी को देखते हुए हमें डेट ए क्या मिल रहा है बेटे? डेट ए कितना मिल रहा है? 2025। ओके, एंड डेट एडजॉइंट ए का फार्मूला क्या होता है? एडजॉइंट ए का फार्मूला क्या होता है? इसको बता पाओगे? इनटू नंबर ऑफ डेट ए टर्म्स की पावर n माइनस 2, n माइनस 1 हो, नहीं, हाँ, n-1। तो ये हो जाएगा आपका 2025 की पावर 3-1। तो ये आ जाएगा 2025 की पावर
2 और दोनों को प्लस करना है हमको, ठीक है। 2025 प्लस 2025 का स्क्वायर, तो कॉमन निकाल लेंगे 2025 प्लस 2026, यहां 1 बचेगा और प्लस 2025, तो ये क्या आ जाएगा रिजल्ट। ये तो इसी फॉर्मेट में आंसर दिया है ना हमको, ऑप्शन डी इसी फॉर्मेट में ही आंसर दिया है। यस सर। क्लियर है? यस सर। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 शायद एनसीईआरटी का ही बुक का क्वेश्चन है। अब देखो, पहली एक्सरसाइज को देखो, नहीं पहली एक्सरसाइज नहीं, हाँ जिसमें एडिशन और मल्टीप्लिकेशन समझाया गया हो, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन इसमें समझाया गया है। अगर आप बुक लेकर के बैठे हो तो हाँ, वैसे हमारे पास ओल्ड बुक है, पेज नंबर 61 क्वेश्चन नंबर 21 सेम है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है डिट्टो। पी वाई प्लस, समझा दो कैसे होएगा। हाँ इसका आंसर आया था ये P इक्वल टू एन और K इक्वल टू 3, हमको याद है। कैसे आया अगर ये बताना हो तो समझाएं। हाँ सर एक बार बता दो ये। चलिए अच्छा, यहाँ पे देखिए दो मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन है, पी वाई और प्लस डब्ल्यू वाई, तो सबके ऑर्डर दिए हैं एक्स वाई जेड डब्ल्यू, तो जेड के ऑर्डर का कुछ मतलब नहीं है, तो जेड का ऑर्डर नोट करो चाहे नोट करो, वो डमी डाटा हो जाएगा। हमको पी वाई और डब्ल्यू वाई देखना है, ठीक है। क्या देखना है? पी वाई और डब्ल्यू वाई। तो हाँ, सबसे पहले तो वाई कॉमन निकाल लेते हैं, पी प्लस डब्ल्यू इंटू वाई, ऐसे कर सकते हैं। पीछे है इसलिए पीछे लिखा है हमने, आगे कॉमन नहीं। मैट्रिक्स में बहुत इंपॉर्टेंट है प्री और पोस्ट, मतलब लेफ्ट और राइट, लेफ्ट राइट पहचानना, ए बी और बी ए। पहले वाले में ए लेफ्ट में है, बी राइट में है, इसको हम ए के लिए प्री बोलेंगे, बी के लिए पोस्ट बोलेंगे। पहले प्रोडक्ट में ए प्री है, बी पोस्ट है, ठीक है। प्री मल्टीप्लाई पोस्ट मल्टीप्लाई, या फिर लेफ्ट मल्टीप्लाई राइट मल्टीप्लाई बोल सकते हो, ठीक है। तो दोनों में देख लो वाई पोस्ट मल्टीप्लाई है, पोस्ट का मतलब पीछे बाद में, और प्री का मतलब आगे मतलब पहले। ये बात समझ में आई? हाँ सर। तो वाई जो कॉमन हमने ले लिया, इसका मतलब दो मैट्रिक्स तब ऐड की जा सकती हैं जब उनके ऑर्डर सेम, ठीक है। तो P और W के ऑर्डर क्या क्या है? तो तीसरा लास्ट वाला, P का ऑर्डर है P क्रॉस K, ठीक है, और W का ऑर्डर क्या है? N क्रॉस 3। W का ऑर्डर सेकेंड लास्ट है, तो N क्रॉस 3। तो देख रहे हैं P इक्वल टू N होना चाहिए, P इक्वल टू N होना चाहिए और K इक्वल टू 3 होना चाहिए, ठीक। पहला केस समझ में आया, तभी तो ऑर्डर सेम आएगा। बोलिए, दो मैट्रिक्स को तब ऐड किया जा सकता है जब उनके ऑर्डर सेम हो। हाँ। तो ऑर्डर सेम होने के लिए P इक्वल टू N होना चाहिए और K इक्वल टू 3 होना चाहिए, ठीक है। तो P और N की कोई एक वैल्यू चूज कर सकते हैं। अब Y के साथ देख लो मल्टीप्लीकेशन में, ठीक है। Y का ऑर्डर क्या है? Y किस पोजीशन पे? सेकंड पोजीशन पे, तो 3 क्रॉस K, 3 क्रॉस K, और अगर K की वैल्यू 3 हो जाएगी तो फुलफिल करेगा ना, P क्रॉस 3 या N क्रॉस 3 जो भी कर लो, ये मल्टीप्लाई करेगा, या N क्रॉस 3 जो भी कर लो, क्योंकि P और N सेम है, K की वैल्यू हम 3 ले रहे हैं, ठीक है। तो ये क्रॉस में चला जाएगा,
हमारा जो भी आंसर आएगा वो 3 क्रॉस के आ जाएगा, मतलब के की वैल्यू 3 ले ही रहे हैं। ठीक है, तो इसका कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन ए। समझ में आया कि नहीं आया? यस सर, आ गया। मल्टीप्लीकेशन कब फुलफिल होता है? मल्टीप्लीकेशन तब फुलफिल होता है अगर ये ए का ऑर्डर जो हमारा है ये m क्रॉस n हो और बी का ऑर्डर हमारा मल्टीप्लीकेशन n क्रॉस p हो, मतलब कि पहले का कॉलम दूसरे का रो सेम हो। तो यहां देख रहे हैं कि हम अगर k की वैल्यू 3 ले लेंगे, p में k की वैल्यू 3 ले लेंगे तो y का रा तो ऑलरेडी 3 है और p का कॉलम भी 3 हो गया। ठीक है, और p इक्वल टू n तो कर ही रहे हैं हम लोग। ठीक, और k को ऑलरेडी 3 ले रहे हैं। क्लियर हुआ? यस सर, हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, थर्ड वाला। इसको कर पाएंगे आप? बताना है वो इंटरवल जिसमें ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो। y इक्वल्स टू, ये बहुत इजी क्वेश्चन है, आपके पेपर में भी शायद था, हमने डिस्कस किया, काफी अच्छे से किया, ग्राफ से भी किया था पढ़ाते वक्त। आपको रिमेंबर रखना चाहिए e की पावर x का ग्राफ ये आता है, पूरा बढ़ता ही जाता है। देख रहे हैं, दिस इज इंक्रीजिंग फॉर ऑल रियल नंबर, हाँ सर। माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी। कैलकुलस से करना चाहे तो कैलकुलस से कर लें, एफ डैश एक्स ई की पावर एक्स, और ई की पावर एक्स कभी निगेटिव नहीं आता रिजल्ट में। देख रहे हैं ग्राफ को, हमेशा एक्स एक्सिस के ऊपर है, एक्स एक्सिस के नीचे है ही नहीं। ठीक है, तो एक्स की चाहे छोटी वैल्यू रखो, चाहे बड़ी वैल्यू रखो, चाहे पॉजिटिव रखो, चाहे निगेटिव, ई की पावर एक्स ऑलवेज ग्रेटर देन 0, और फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 मींस इट इज इंक्रीजिंग। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी। गॉट इट? फोर्थ वाले को करके आप बताओ। फोर्थ क्वेश्चन आप खुद करो, मैट्रिक्स है। इफ ए एंड बी आर नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। नॉन सिंगुलर का मतलब समझते हो? हाँ सर। जीरो, डेट 0 नहीं होना चाहिए, ये नॉन सिंगुलर कहलाता है। नॉन, आप करते रहिए, हम आंसर नहीं बता रहे, हम केवल टाइप बता रहे हैं। सिंगुलर, ये हिंट का काम करेगा, और सिंगुलर में 0 हो जाता है। किसी मैट्रिक्स का डेट 0 हो तो वो क्या कहलाता है? सिंगुलर कहलाता है। ठीक है, सर आंसर यहाँ आप ही पे को जब बता। इनवर्स और बी को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो वो तो 1 हो जाएगा, तो सिर्फ ए बचेगा। हाँ, तो रिटर्न ए का डेट स्क्वायर। ए इंटू बी, दो मैट्रिक्स के प्रोडक्ट का डिटर्मिनेंट उनके अलग अलग डिटर्मिनेंट के प्रोडक्ट के बराबर होता है। आप आंसर हमको बताओ, ऑप्शन, तब हम कैलकुलेट करेंगे। आप सर ऑप्शन बी। बताएंगे तब हम कैलकुलेट करके वेरीफाई करेंगे। आप बी पे लॉक कर रहे हैं, चलिए हम बी को करते हैं। हमारे पास डेट ए की वैल्यू 5 गिवन है। क्या गिवन है? डेट ए की वैल्यू 5 गिवन है। ए बी आर नॉन सिंगुलर वैल्यू मैट्रिक्स ऑफ द सेम ऑर्डर। बी के बारे में कुछ बताया है? हाँ बताया है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, बताया हो चाहे ना बताया हो, वो इनवर्स दिया है। बी इनवर्स ए बी होल स्क्वायर की बात की है, तो हम इसको कर सकते हैं डेट बी इनवर्स इंटू डेट ए इंटू डेट बी। ठीक, और इसका स्क्वायर ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, ये फार्मूला हमने बता दिया है, डेट ए बी इक्वल टू डेट ए इंटू डेट बी। दो डिटर्मिनेंट का के प्रोडक्ट का, दो मैट्रिक्स के प्रोडक्ट का डिटर्मिनेंट
उनके इंडिविजुअल डिटर्मिनेंट के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। डेट बी की वैल्यू, बी इनवर्स की वैल्यू 1 बाई डेट हो जाएगी, 1 बाई डेट बी हो जाएगी। तो ये आपका आ जाएगा 1 बाई डेट बी इंटू डेट ए इंटू डेट बी। डेट बी कैंसिल हो गया, ठीक। तो डेट ए का स्क्वायर यानी कि 5/2 राइट है। चलिए फिफ्थ वाला करिए। फिफ्थ वाला करके बताइए क्या पूछा है। यस सर, कर रही हूँ। सॉल्व करना है, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। क्या पूछा गया इसमें, डिग्री ऑफ होमोजीनियस पूछा है। अच्छे से पढ़िए इसको। द वैल्यू ऑफ एन, अच्छा एन की वो वैल्यू बतानी जिसके लिए ये किसका काम करे, होमोजीनियस का काम करे। चलो होमोजीनियस के लिए हमने क्या बताया था, एक्स और वाई की पावर हर टर्म में सेम होनी चाहिए। आप log एक्स वाई को कॉमन ले लेंगे, log एक्स अपान वाई हो जाएगा बेटे, ठीक है। -1 +1 है, हाँ +1 है। अब देखो ध्यान से, यहां पे ये 1 में डिग्री 0 है, 1 में क्या है, 1 में डिग्री 0 है, हाँ सर। ठीक। यहां पे डिग्री 0 है, 1 ऊपर 1 नीचे, 1 - 1 कितना हो गया, यहां भी डिग्री 0 आ गया। इसको इस तरह से बोल सकते हो कि डिग्री 0 है, ठीक है। x इंटू वाई पावर -1, 1 और 1 डिग्री मिला के टोटल डिग्री कितनी हो गई। तो ये दोनों टर्म तो 0 डिग्री बता रहे हैं, बाहर y बैठा है, और इधर तो x की पावर n dy/dx, तो डिग्री कितनी होनी चाहिए इधर, क्योंकि वो y इधर की डिग्री 1 है तो x की भी 1 होनी चाहिए। 1 + 0, 1 + 0 इक्वल्स टू n, तो n इक्वल्स टू, समझ में आएगा। यस सर। क्या करना होता है, चेक करना होता है कि हमें ईच टर्म की डिग्री सेम आ जाए, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं सर। ये 6th क्वेश्चन आपके पेपर में आया था क्या, हमें कुछ ऐसा लग रहा है हमने कराया है, यही क्वेश्चन ही था। यस सर, कराया, आया था। हाँ कोलिनियर सेम क्वेश्चन था। और x1 y2 किसके इक्वल आया था, आई होप याद है आपको, कौन सा मेथड लिया था हमने, कौन सा मेथड लिया था, x1 - x2 अपान x1 माइनस, अरे ऐसे किया था हमने, 3 किया था। x2 माइनस x1 अपान x3 माइनस x1, ये किया था हमने। और y2 माइनस y1 अपान y3 माइनस y1, यही किया था ना। और उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया था कोलिनियरिटी के लिए। कोलिनियरिटी के लिए ये वाला मेथड यूज करो, सबसे अच्छा मेथड है, ठीक है। नेक्स्ट क्या पूछा है, 7th क्वेश्चन। सर इसमें a की वैल्यू 0 है, हाँ b की वैल्यू है और c की वैल्यू होती है। अब फाइनल आंसर बताओ, हम वेरीफाई करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे। ऑप्शन ए करेक्ट है, हाँ? तो यहाँ पे ai 0 होता है इसकी सिमेट्रिक में, डायगोनल एलिमेंट सारे 0 होते हैं, तो a की वैल्यू 0 हो गई। और aij इक्वल्स टू -aj होता है इसकी सिमेट्रिक के लिए, तो ये हमारा c की वैल्यू -2 हो जाएगी, c की वैल्यू -2 हो जाएगी। और -b यानी b की वैल्यू 3 हो जाएगी, b की वैल्यू -b की वैल्यू
3 आ जाएगी, बी की वैल्यू 3 आ जाएगी, ठीक है। यस तो तीनों को ऐड कर देंगे तो 1 आ जाएगा। ऑलराइट, चलिए नेक्स्ट पे जाइए। ये प्रोबेबिलिटी है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सब कुछ गिवन डाटा है, फटाक से आंसर बताओ हमको। अभी जल्दी जल्दी में केस स्टडी हमने की है प्रोबेबिलिटी की, फटाफट। ठीक है 5/8 5/8 सी, मैं चेक कर लूं, चलो मैं वेरीफाई करता हूं। हमको निकालना प्रोबेबिलिटी ए बार ओवर बी बार। क्या बताना? प्रोबेबिलिटी ए बार ओवर बी बार। तो ये क्या हो जाएगा? प्रोबेबिलिटी ए बार इंटरसेक्शन बी बार अपॉन प्रोबेबिलिटी बी बार। ओके, तो हमको क्या किया गिवन है? प्रोबेबिलिटी ए बार बी बार गिवन है, बट इंटरसेक्शन में नहीं गिवन है। ओके, डिमाइवर थ्योरम लगाना पड़ेगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बार इंडिविजुअल का निकालना है। हाँ, इंडिविजुअल का निकालना होगा, तो यूनियन का बार कर लेंगे तो ये इंडिविजुअल दे देगा। हाँ तो वो 1/8 डिमाइवर, हो जाएगा ना। हाँ, डिमाइवर थ्योरम क्या कहता है? ए यूनियन बी का बार इक्वल टू ए बार इंटरसेक्शन बी बार। अब प्रोबेबिलिटी ले लो, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी बार इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार इंटरसेक्शन बी बार। तो इसके लिए हमको सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा? यहाँ पे हम ए यूनियन बी लिख सकते हैं, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, ओके, अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बार। तो पहले ए यूनियन बी निकाल लो। ए यूनियन बी कैसे निकलेगा? फिर उसको 1 से घटा देना है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी प्लस माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ऑलराइट, तो ए कितना हो जाएगा? ए बार गिवन है 1/2, तो ए बी 1/2 हो जाएगा। बी बार 2/3 गिवन है, तो ये 1/3 हो जाएगा, और माइनस 1/4, ये कितना आ जाएगा बेटे? यूनियन 12 एलसीएम और 6 प्लस 4 माइनस 3, तो कितना आ जाएगा हमारा? 7/12, 7/12। तो हमारा ए यूनियन बी का बार कितना आ जाएगा? ए यूनियन बी का बार आ जाएगा 1 माइनस 7/12, 1 माइनस 7/12, 5/12। 5/12 आंसर नहीं होगा, आंसर के लिए 5/12 अपान ये बी करना है, बी बार 2, ठीक है। तो ये कितना हो गया हमारा? 5/12 इंटू 3/2, तो ये आ गया 4, तो 5/8। गॉट इट? यस यस सर। करेक्ट है। 9th क्वेश्चन देखो। क्या पूछा है इसमें? द वैल्यू ऑफ अल्फा फॉर विच ऑब्ट्यूज एंगल पूछ लिया है। ऑब्ट्यूज एंगल में डॉट प्रोडक्ट क्या होता है? निगेटिव होता है बेटा। ऑब्ट्यूज एंगल मोर देन 90 डिग्री, हाँ एंगल मोर देन 90 डिग्री, ठीक है। cos थीटा लेस देन 0, cos थीटा लेस देन 0 मतलब a डॉट b लेस देन 0। कौन सा ऑप्शन आप क्लिक कर रहे हो? फर्स्ट ऑप्शन? पता नहीं सर समझ नहीं आ रहा कैसे होएगा ये ऑनेस्टली। निकाल लो हमारे साथ, चलो हम कराते हैं। 2a² माइनस 2a² माइनस 3a, एक ही जगह अल्फा है मतलब कि 3 अल्फा प्लस और प्लस के
प्लस अल्फा, प्लस अल्फा, और ये क्या होना अल्फा चाहिए? हाँ बेटे देख लो, 2 अल्फा स्क्वायर अल्फा हो गया ना फिर ये 2 अल्फा स्क्वायर माइनस 3 अल्फा प्लस के अल्फा। क्या दिक्कत बोलो? नहीं कुछ नहीं सर, मैं इसके आगे बोली थी 2 अल्फा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा हो जाएगा ये। हाँ हाँ, अच्छा नेक्स्ट स्टेप बोल रहे थे आप, तो नेक्स्ट स्टेप में 2 कॉमन ले लेंगे हम, 2 अल्फा कॉमन ले लेंगे, अल्फा माइनस 1 लेस देन 0, ठीक है। अब 2 से तो कोई मतलब नहीं है, किससे किससे मतलब है? अल्फा और अल्फा माइनस 1 से। तो क्या करना पड़ेगा इसको लेस देन 0 होने के लिए? 2 क्रिटिकल पॉइंट है, एक 0 और एक 1। कहां पे निगेटिव आएगा? ये बीच में ही 0 आएगा। हाँ, इसी से नीचे आएगा, तो ओपन इंटरवल 0 to 1, उसी के बीच में निगेटिव आएगा, बाकी तो सब पॉजिटिव हो जाएगा ना। अगर 0 से छोटा रखेंगे तो निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव आ जाएगा, 1 से हाँ बड़ा सर, ठीक रखेंगे है। तो ऑलरेडी पॉजिटिव आ जाएगा, इसी बीच में निगेटिव आएगा। तो कौन सा ऑप्शन क्लियर हुआ? ओपन इंटरवल बी। बी। गॉट इट? यस सर। 10th करिए, 10th बहुत इजी है। आप a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी का यूज करिए। यस सर। a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये होता है। अप्लाई कर दीजिए वेक्टर में, वेक्टर एरो लगा दो सब पे, सब पे एरो लगा दो, वेक्टर बन गया हमारा। ये आइडेंटिटी क्लियर है ना बेटा? हाँ सर। a प्लस बी का होल स्क्वायर a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ट्वाइस a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये आइडेंटिटी क्लियर है ना? अलजेब्रा से है, क्लास 9th की आइडेंटिटी है बेटा। यस होप दैट यहाँ पे डाउट नहीं होगा। तो ये हमारा हो जाएगा a प्लस बी के मॉड का स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा a माइनस बी के मॉड का स्क्वायर इक्वल टू ट्वाइस मॉड a स्क्वायर प्लस मॉड बी स्क्वायर, ठीक है। अब इसके आगे आंसर तक पहुंचिए आप। हमने पढ़ाया था कि वेक्टर a का स्क्वायर उसके मॉड के स्क्वायर के बराबर होता है। a डॉट a, सी 5। a डॉट a सी हम चेक करें, तो हम चेक करते हैं तो देखिए कितना मिलता है। 25 इधर और प्लस इसको x मान लेते हैं, एक्स स्क्वायर, ठीक है, ताकि लिखना कम पड़े। और 2 ये हो गया 9 और प्लस 16, 9 प्लस 16, तो ये 50 आ गया, 25 5 ही आ गया। मॉडुलस कभी नेगेटिव नहीं होता, इस बात का ध्यान देना, इवन दो दिया नहीं है माइनस में ऑप्शन। नहीं, कभी कभी क्या करता है, 5 दे देता है, प्लस माइनस 5 दे देता है, ठीक है, या 5 दे देता है या माइनस 5 देता है। वैसे माइनस 5 नहीं देता, फिर प्लस माइनस 5 देता है, तो मैग्नीट्यूड कभी निगेटिव नहीं होता, ठीक। अभी एलपीपी देख लीजिए क्या है, कैसे है फीजिबल रीजन। फीजिबल रीजन गिवन है। अच्छा, किसको किसको सेटिस्फाई करेगा, इनइक्वालिटी बताना है। फ्रॉम द लीनियर प्रोग्राम प्रॉब्लम ऑब्जेक्टिव फंक्शन z, दिस and feasible region determined by the set of shown graph. Okay.
तो इसमें कार्नर पे सारी वैल्यू पता कर लो, उसके बाद चेक कर लो। आगे के क्वेश्चन आपको करके रखना है बेटे, ठीक है। हेलो, सर इसमें तो हमारा बी सही है। चलिए आंसर शीट नीचे दी है, आंसर शीट में जाके चेक कर लो आप करेक्ट कर रहे हो कि नहीं। सुनिए, आप कम से कम ये सेक्शन ए पूरा एमसीक्यू 20 तक, और सेक्शन बी 2 मार्क्स, और सेक्शन सी तक करके रखिए, ताकि हमें भी कराने को सेक्शन डी रह जाए, ठीक है। और आते ही डाउट पूछिए, जो भी रहे, जो ना बने, ठीक। यस सर। तो आज का लेक्चर एंड करें बेटे। यस सर। चलिए, सी यू बेटा, थैंक यू सर। वेलकम।